Assalamu alaikum everyone. Today we have discussed basics of accounting. This is the key point of accounting. जब ओ लेवल्स का एक बच्चा है जो ग्रेड 9 10th 11th में ये चीज़ पढ़ के आया है, बट ए लेवल्स का बच्चा है जिसने डायरेक्ट ए लेवल्स में अकाउंटिंग ऑप्ट की है, ये कॉन्सेप्ट उस उन बच्चों के लिए है, स्पेशली जिन्होंने ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। यार ये दिस इज द बेसिक पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, और आई कैन से दैट दिस इज कॉल्ड हेड्स एंड पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग के हेड्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग का पिलर कहते हैं। वी हैव 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास अकाउंटिंग के क्या हैं? 5 पिलर्स हैं। उनको पढ़ना, समझना, मेमोराइज करना, प्रैक्टिस करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने अकाउंटिंग में एक अच्छा डिसेंट ग्रेड स्कोर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। इसको हम हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। और ये कितने अकाउंटिंग के हमारे पास हेड्स होते हैं? बेसिकली ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। अब वो 5 हेड्स अकाउंटिंग क्या होती है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, एक मिनोमिक बना दिया कि यार आई कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अल्सर। Ulcer means A for asset, L for liabilities, C for capital, E for expense, R for revenue, और I can say that this is also called income। तो अगर मैं पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यानी अकाउंटिंग के स्ट्रक्चर को अगर मैं समराइज कर लूँ तो अकाउंटिंग के हमारे पास कितने हैं? 5 पिलर्स हैं। वो 5 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको समझना, जिनको रिकॉग्नाइज करना, जिनको याद रखना। 1 मिनट। तो उन पिलर्स को मैं समराइज करता हूँ और उनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन के बेसिकली ये होता क्या है। अब सबसे पहले अल्सर स्टैंड फॉर ए फॉर एसेट, एल फॉर लाइबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, ई फॉर एक्सपेंस, आर फॉर रेवेन्यू। दिस इज कॉल्ड 5 अकाउंटिंग पिलर्स। आप इनको क्या कहते हो? ये अकाउंटिंग पिलर्स होते हैं। अब एक एक करके इन पिलर्स को क्या करना है? आपने मेमोराइज करना है, इसको समझने की कोशिश करना है। इन पिलर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये होते क्या है। अब सबसे पहले अगर मैं इस पे बात करता हूँ कि बेसिकली एसेट्स होता क्या है। एसेट्स मींस रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस। वो रिसोर्सेज जिसको तुम ओन करते हो, वो रिसोर्सेज जिसको तुम ओन करते हो, जिस पे तुम अपना हक जता सकते हो, जो तुम्हारी मलकियत होती है, जो तुम्हारा असासा होता है, जो तुम्हारी बिलोंगिंग्स होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? एसेट्स कहा जाता है। तो तुम्हारे पास 2 तरह के एसेट्स होते हैं। वो 2 तरह के एसेट्स कौन कौन से होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझ लो कि एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। सही है? तो ये बेसिकली करंट एसेट्स होता क्या है, नॉन करंट एसेट्स होता क्या है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं इसको। अच्छा, जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? शॉर्ट टर्म। और जब हम नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? लॉन्ग टर्म। ये 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एसेट होता है और एक एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है। सही है? अब जब हम करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं तो करंट एसेट्स की बात करते वक्त हम एक चीज को दिमाग में बेसिकली हमने रखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि वो एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, या वो एसेट जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में हो, उसको क्या कहते हो? करंट एसेट्स कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म एसेट। उसको आप क्या कहते हो? शॉर्ट टर्म एसेट भी कहते हो, क्योंकि ये क्या होते हैं? नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस से अराइज होते हैं और इनकी जो अमाउंट है, जो इनकी वैल्यू है, वो चेंजिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि यार ये एक ऐसे एसेट्स हैं जो आइदर कैश की फॉर्म में होते हैं या फिर जो रिलेटिवली कन्वर्ट हो जाएं कैश में बहुत इजीली, तो उनको क्या कहा जाता है? करंट एसेट्स कहा जाता है। अब करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप समझोगे, जिसको आप देखोगे कि यार ये एग्जांपल्स होती क्या हैं, हम क्यों इसको इतना यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। अब सबसे पहली एग्जांपल आती है जिसको आप लोग क्या कहते हो? इन्वेंट्री। और इसका आउटडेटेड वर्ड जो होता है वो स्टॉक है, मगर अगर आप पुराने पेपर्स में जाओगे, पुरानी बुक्स को फॉलो करोगे, तो वो लोग इसको क्या कहते हैं? स्टॉक के नाम से जानते थे, मगर अभी इसको हम इन्वेंट्री के नाम से ट्रीट करते हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज अ गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर रीसेल। यार वो कोई एक ऐसी चीज जो हमारे पास क्वांटिटी में हो
और जिसकी इंटेंशन क्या हो कि यार हम उसको किस लिए लाए हैं, बेचने के लिए लाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करता हूँ, होम अप्लायंसेस की बात करता हूँ, मैं वेजिटेबल्स की बात करता हूँ, मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, मैं चेयर्स की बात करता हूँ, मैं फर्नीचर की बात करता हूँ, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, जिसका जैसा बिजनेस हो, जो जिस तरीके से जिस चीज का काम कर रहा हो, वो उसके बिजनेस के लिए उसकी क्या है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री इज अ गुड्स विच इज अवेलेबल फ्रॉम, किसी का बिजनेस रॉ फॉर्म का होता है, किसी का जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास वुड बहुत लकड़ी बहुत ज्यादा पड़ी है तो वो उसकी इन्वेंट्री है, किसी के पास कार्डबोर्ड शीट बहुत पड़ी है वो उसकी इन्वेंट्री है, किसी के पास इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के बटन्स पड़े हैं वो उसकी इन्वेंट्री है, किसी के पास फ्रूट्स पड़ा है, किसी के पास क्लोथ्स पड़े हैं, किसी के पास वेजिटेबल्स पड़े हैं, वो उसकी इन्वेंट्री है। वो उसको जैसे जैसे बिकती जाएगी वो कैश में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इन्वेंट्री इज अ गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर रीसेल। इन्वेंट्री इज ऑफ थ्री टाइप्स: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स बेटा। अब उसके बाद अगर हम इन्वेंट्री से हम आगे निकलते हैं, फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल ऑफ करंट एसेट इज ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स। कि सर ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये डेटर्स हैं, ये होते क्या हैं? सर ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, अनदर नेम ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज डेटर्स एंड थर्ड नेम इज अकाउंट रिसीवेबल। सर इसका मतलब होता है कि ये कब अराइज होते हैं, जब भी आप किसी को कोई चीज क्रेडिट पे सेल करते हो, जब भी आप किसी को कोई चीज उधार में बेचते हो, वो जिस बंदे को या जिस शख्स को या जिस कंपनी को आपने वो चीज सेल की है उधार पे, और वो बंदा या वो बंदी या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उस वक्त एट दैट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन वो आपको उस वक्त पैसे पे ऑफ नहीं कर देता, तो वो आपके लिए बिजनेस का क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, विच मीन्स कि आपको उससे पैसे लेने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल इज ऑल्सो कॉल्ड करंट एसेट्स। और वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, एसेट्स में फॉल करता है। क्यों? आपने उसको कोई चीज सर्विस या कोई गुड्स उधार में सेल कर दिए हैं, एट दैट टाइम उसने आपको पैसे नहीं दिए, उस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है, क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। और क्रेडिट सेल्स जब होती हैं तो उससे क्या पैदा हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स पैदा हो जाते हैं। तो यार डेफिनेशन को देखते हैं: द आउटस्टैंडिंग अमाउंट अ बिजनेस इज ओड बाय इट्स कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विस ऑलरेडी डिलीवर्ड ऑन क्रेडिट, विच मीन्स कि आपने किसी को कोई चीज उधार में बेच दी है, उस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए हैं, तो दिस अमाउंट इज सेड टू बी ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स बेटा। सर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, उस बात को थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझते हैं कि ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ये देखिएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल आती है, जिसको आप लोग क्या कहते हो भाई, अदर रिसीवेबल, जिसमें दो कैटेगरी बन जाती हैं। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस, और दूसरा आपके पास होता है एक्रूड इनकम। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसका एक टॉपिक है अदर रिसीवेबल्स एंड अदर पेएबल्स का, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इसको और अंडरस्टैंड करेंगे डेप्थ में जाके। बट अभी राइट नाउ मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि ये करंट एसेट्स क्यों होते हैं। यार अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों इस बात को समझ लेना कि वो एक्सपेंस, वो खर्चा जो आप एडवांस में पे कर देते हो, मगर उसको अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया होता उस अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है। और एक आपके पास होता है एक्रूड इनकम, वो इनकम जो अर्न हो चुकी है मगर अभी तक आपको उस अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव नहीं हुई, तो वो क्या होती है, आपकी अक्रूड इनकम होती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदर रिसीवेबल्स कहते हैं। बट इसमें मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, जब इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा अदर रिसीवेबल्स एंड अदर पेबल्स, तो हम इसमें डेप्थ में जाएंगे। फिर उसके बाद एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कैश एट बैंक। वो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वो भी किस कैटेगरी में लाई करता है, करंट एसेट्स में करता है। एंड द लास्ट वन इज कैश इन हैंड बेटा। जो पैसा आपके हाथ में पड़ा हुआ है उसको क्या कहते हो, करंट एसेट्स कहते हो। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट। आई कैन से दैट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स।
अब उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ कि करंट एसेट्स के बाद आप लोग क्या देखोगे, नॉन करंट एसेट्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हो। ध्यान से इस बात को सुनना, समझना, देखना। भाई इसके अंदर भी मैं कहता हूँ कि यार दो कैटेगरी बन जाती हैं। वो दो कैटेगरी कौन सी होती हैं? वो दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है तुम्हारे पास टेंजिबल, और एक कैटेगरी होती है आपके पास इंटेंजिबल। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक टेंजिबल होती है और एक इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते। यानी नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं, ये देखिएगा फॉर एग्जांपल, इसको आप क्या कहते हो, मोर देन 1 ईयर भी कहते हो, सही है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, टेंजिबल एनसीए आर लॉन्ग टर्म एसेट which are obtained for use rather than for resale। भाई अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि वो एसेट जिसको आप 1 साल से ज्यादा का अरसा इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रीसेल। यार आपकी इंटेंशन उसको बेचना नहीं होता, आपको उसकी इंटेंशन क्या है, इस्तेमाल करना होता है। वो एसेट जिसकी आप बेनिफिट, जो एसेट वो आपको बेनिफिट दे रहा है, जो एसेट जो आपको फायदा दे रहा है, वो एसेट जो जिससे आप अपनी अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो, जो आपको कमा के दे रहा है, तो उस एसेट्स को आप क्या कहते हो भाई, ये बात समझ लो कि वो नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आप यूज करते हो, आप उसका इस्तेमाल करते हो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रीसेल। फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें एग्जाम्पल क्या आ जाती है भाई, ये भी देख लो जरा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा लैंड हो गई, मैंने कहा बिल्डिंग हो गया, मैंने कहा मशीन हो गया, मैंने क्या प्रेमाइसेस हो गया, सही है, मैंने कहा फिक्सचर्स हो गया, मैंने कहा लॉरी हो गया, मैंने कहा मोटर व्हीकल हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने अगर आपको एक घर दिया है जिसमें आप रहते हो, तो वो आपका क्या है, नॉन करंट एसेट है। मगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, आपके पास मल्टीपल घर हैं, एक घर से ज्यादा घर हैं, तो फिर वो आपका नॉन करंट एसेट, जिस घर में रह रहे हो वो नॉन करंट एसेट हो गया। मगर जो इसके अलावा घर है ना, वो आपकी इन्वेंट्री है। आप उसको क्या करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, और उससे आप क्या करते हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हो, यानी इनकम जनरेट करते हो, सही है। मगर एक गाड़ी अगर आपके पास मौजूद है जो आप अपने घर में जाती यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, नॉन करंट एसेट है। मगर वही गाड़ी अगर शोरूम पे खड़ी है, आप उसकी बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो वो आपकी इन्वेंट्री यानी करंट एसेट हो गया। अब आपके पास इंटेंजिबल की अगर बात करता हूं, तो ये इंटेंजिबल क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज है, ये ध्यान से सुनिएगा। अब इंटेंजिबल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया इंटेंजिबल एनसीए आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। सही है, ये भी क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, विच डू नॉट हैव मटेरियल, which do not have material substance, they cannot be, they cannot be seen or touch। ना जिसको आप देख सकते हो, ना जिसको आप टच कर सकते हो, but however they belong to the business and do have a monetary value। सर अब आप बोल रहे हो कि ऐसे एसेट जिसको आप देख भी नहीं सकते, जिसको छू भी नहीं सकते, मगर उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैसे होती है। आओ इसकी भी एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों को समझाता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी इंसान की गुडविल, किसी इंसान का नाम, उसकी पहचान, जैसे गुडविल हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, जैसे कि ब्रांड नेम्स हो गए। फिर उसके बाद क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया,
पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, सुनना मेरी बात, अब जो बोलने जा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बात की, यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने CR7। सही है। आपके सामने क्या लिख दिया मैंने? CR7 लिख दिया। CR7 के बाद मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर। अब CR7 का नाम सुन के ही जो बच्चे होंगे वो कहेंगे यार CR7। कुछ को नहीं पता होगा, कुछ को 110% पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यार CR7 मतलब, जहाँ CR7 का आ गया तो मतलब आज पैदा हुआ, इतना बड़ा नाम बना लिया? नहीं ना, उसके पीछे उसकी स्ट्रगल है, उसकी हार्डवर्क है, उसका पैशन है, उसका टाइम है, उसने सब, तो आज उसकी क्या है, CR7 की गुडविल है। CR7 का जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शूज आ जाए, कोई जर्सी आ जाए, तो हर क्रेजी बंदा जो भी उसका फैन है वो लेगा। 10 नंबर लियोन मैसी, फुटबॉल की उसमें शाहिद खान आफरीदी, लेट से। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। SRK, अगर पता चाहे कि भाई बॉलीवुड सिनेमा में SRK पूरी दुनिया जानती है, शाहरुख खान। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल बीइंग ह्यूमन, पूरी दुनिया तकरीबन जानती होगी, फॉर एग्जांपल सलमान खान। इसी तरीके से फिंगर लिकिंग पूरी दुनिया जानती होगी, KFC। इसी तरीके से आई एम लविंग इट दुनिया जानती होगी, मैकडोनल्ड्स। इसी तरीके से क्रॉस में थोड़ा सा एज बना हुआ, अंडर आर्मर। तो मतलब दीज आर द ब्रांड्स ना। मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि आज बने, आज पैदा हुए और उन्होंने नाम बना लिया, पहचान बना ली, इज्जत बना लिया, पैसा बना लिया। ऐसा तो नहीं है ना भाई। सदियों से ये चलते हुए आ रहे हैं। क्यों, कैसे ब्रांड बन गए? क्वालिटी दे रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या XYZ कोई भी चीज दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? ब्रांड है। बट दे कैन नॉट बी सीन, बट दे कैन नॉट बी सीन और टच, बट दे आर एग्जिस्ट एंड दे हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ intangible non-current assets। तो भाई अगर मैं बात करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू 5 heads of accounting, और आई कैन से दैट 5 pillars of accounting, दिस इज द फर्स्ट अकाउंटिंग पिलर जिसको याद करना, जिसको समझना, जिसको पहचानना फर्ज है भाई। अगर अकाउंटिंग में अच्छा ग्रेड लेना चाहते हो, तो स्पेशली फॉर नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, तो भाई इसको समझ लो कि ये है क्या। एसेट क्या है? एसेट के अंदर दो कैटेगरी हो गई, एक हो गई करंट हो गई और एक नॉन करंट हो गई। यहाँ पर बात खत्म हो गई एसेट्स की। एसेट्स के बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। हमने कहा कि भाई अब हमारे पास क्या चीज आएगी वो हमें देखना है। अब हमारे पास आएगा फॉर एग्जाम्पल कैपिट सॉरी, अब हमारे पास आएगा लाइबिलिटी। तो अब हमने क्या कर दिया, खामोशी से लाइबिलिटी की हेडिंग डाल दी कि भाई अब ये लाइबिलिटी किस बला का नाम है, ये लाइबिलिटी होती क्या है, इसको देखना है हमने। अब लाइबिलिटी जो होती है ना, लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? उधार होता है। क्या होता है? उधार होता है। और दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इनको जरा देखते हैं। एक करंट हो गई और दूसरी नॉन करंट हो गई। तो ये लो, आ जाओ भाई। ये हो गई आपकी करंट करंट लाइबिलिटी, और दूसरी कौन सी है भाई? नॉन करंट लाइबिलिटी। सही है। एक हो गई करंट हो गई और एक हो गई नॉन करंट हो गई। करंट को आप लोग क्या कहते हो भाई? शॉर्ट टर्म भी कहते हो, याद रखना। और इसको आप लोग क्या कहते हो भाई? लॉन्ग टर्म कहते हो, इसको भी याद रखना। तो कोई मसला होगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, लाइबिलिटी को समझने से पहले एक बात को हमें इस बात को दोबारा समझना होगा कि बेसिकली ये लाइबिलिटी होती क्या है। इतना तो आपने बता दिया कि भाई लाइबिलिटी मींस उधार होता है। अब उधार का मतलब क्या हो गया? लेट्स से मैंने कहा आप प्रेजेंट फाइनेंशियल obligation of an entity arising from past transactions और इवेंट्स। सही है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई जिसको आप क्या कहते हो? लाइबिलिटी कहते हो। सही है। दूसरी डेफिनेशन अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर डाल के आप लोगों की, इधर देखिएगा। समथिंग अ पर्सन और कंपनी
owes usually a sum of money, goods एंड सर्विस। भाई आपके पास ये क्या चीज होती है? अगर हम इस पे जरा बात करें कि लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी क्या है? प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। और जो कब अराइज होती है? पास्ट में आपने किसी को कोई चीज उधार में परचेज की हो, या आपने किसी को कोई चीज उधार में आपने किसी से खरीदी हो, या कोई बोरो किया हो, या उसको क्या कहते हैं? आपकी लाइबिलिटीज कहते हैं। सही है भाई। इस बात को समझ लो थोड़ा सा कि ये होता होता क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी? सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखना कि करंट लाइबिलिटीज पे हम जब बात कर रहे हैं तो करंट लाइबिलिटी के अंदर भी दो कैटेगरी हो जाती हैं, कि एक होती है करंट और एक होती है नॉन करंट। अब करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो एक साल के अंदर ही क्या हो जाए? पे ऑफ हो जाए, तो उन लाइबिलिटी को क्या कहा जाता है भाई? करंट लाइबिलिटी कहा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो एक साल के अंदर क्या हो जाए? पे हो जाए, तो उसको आप लोग क्या कहते हो? करंट लाइबिलिटी कहते हो। अब इस बात को ध्यान से सुन लेना। फॉर एग्जाम्पल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म। सही है। विच आर विच आर पेड विद इन 1 year, which are paid within a year। ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाए? पे हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कोई चीज उधार ली, आपने कहा यार 2 दिन बाद दे दूंगा। या लेट से आपने किसी से भी कोई सामान परचेज किया, आपने कहा 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, 2 हफ्ते बाद दे दूंगा। तो वो क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल्स उसमें क्या आती हैं? सबसे पहली एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि भाई करंट लाइबिलिटीज में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेबल का जो दूसरा नाम होता है उसको आप लोग क्या कहते हो? क्रेडिटर्स। और इसका तीसरा नाम भी एक है जिसको आप लोग क्या कहते हो? अकाउंट्स पेएबल। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसको आप लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, इसको आप मिस भी नहीं कर सकते हो, कि बेसिकली ट्रेड ट्रेड पेबल्स होते क्या है? द अमाउंट ओज टू इट्स सप्लायर और गुड्स और सर्विस रिसीव ऑन क्रेडिट। भाई आपने फॉर एग्जाम्पल किसी से कोई चीज उधार में ली है, मगर उसके पैसे अब तक आपने उसको वापस नहीं किए। तो जब आप किसी को कोई चीज उधार में, देखो पहले बात सुन लेना, जब आप किसी से कोई चीज किसी को उधार में जो बेचते हो ना, तो वो मैं आपको पहले पीछे बता चुका अभी थोड़ी देर पहले। जब आप किसी से कोई चीज उधार में खरीदते हो ना, क्रेडिट पे परचेज करते हो ना, तो वो आपके लिए क्या है भाई? ट्रेड पेबल, और जिसको आप लोग क्रेडिटर भी कहते हो, और उसको आप लोग क्या कहते हो? अकाउंट्स पेबल भी कहते हो, क्योंकि आपने उससे सर्विसेज लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज किए हैं या कोई सर्विसेज या गुड्स परचेज किए हैं जिसके पैसे आपने नहीं दिए, तो यू आर द ट्रेड पेबल ऑफ दैट पर्सन बेटा, और क्रेडिटर ऑफ दैट पर्सन बेटा। फिर उसके बाद इसकी एक और एग्जाम्पल आती है जिसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो जो ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में अकाउंट्स पढ़ के आया होता है ना, उसको ओवरड्राफ्ट पता होता है। और इसका एक और नाम होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, अगर बैंक के आगे सीआर लिखा है ना, तो याद रख लेना तब भी वो ओवरड्राफ्ट है। भाई देखो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा ना, आप सबको पता होगा, आप जज कर लोगे। मगर जब बैंक सीआर लिखा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई बैंक सीआर इज ऑल्सो अ ओवरड्राफ्ट बेटा। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट ही होता है, तो इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ताकि आपको ये चीज पता हो। अब ये जो ओवरड्राफ्ट है ना, ये होता क्या है? देखो एक होता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब हमारा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसमें पैसे पड़े हैं, जब चाहे डालेंगे, जब चाहे निकलवाएंगे। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कब आता है, कब अकर होता है? इट अकर्स व्हेन यू डोंट
have enough money in your account to cover a specific या any transaction, but the bank pays the transaction anyway। सही है। तो भाई आपकी जगह पे फॉर एग्जांपल जब, अच्छा ये हर किसी का तो होता ही नहीं है, सीधी बात है भाई। अब आप बैंक के बहुत प्रीमियर कस्टमर हो, बैंक आपकी बात, आप बैंक के, आपको बैंक को पता है कि यार इस बंदे के पास है, हमारे पास इंटरनेशनल रेमिटेंस भी आ रही है, लोकल पेमेंट्स भी आ रही हैं, इसके अकाउंट में हमेशा जो है ना मिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हुए होते हैं या मिलियन ऑफ डॉलर पड़े हुए होते हैं, और आज इत्तेफाक से अगर इसके अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन है जो मतलब जो ब्लॉक हो गई है, या जो फॉर एग्जांपल जो रीपे नहीं हो पा रही और उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है, तो बैंक अपने बिहाफ पे क्या कर देता है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि हमारा प्रीमियम कस्टमर है, इसका नाम खराब नहीं होनी चाहिए, इसकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, तो वो बैंक वो ट्रांजेक्शन को अपने बिहाफ पे कर देता है, बाद में वो आपके साथ सेटल कर देता है। तो ये चीज जो है हर किसी को नहीं मिलती, हर अकाउंट होल्डर को नहीं मिलती है, स्पेसिफिक अकाउंट होल्डर होते हैं, जो प्रीमियम अकाउंट होल्डर होते हैं, उनको ये चीज मिली जाती है। तो दिस इज द स्टेप ऑफ करंट लाइबिलिटी भाई। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज आती है, बस मैं ये लिखवा रहा हूँ और थोड़ा सा बता दूंगा कि बेसिकली ये होता क्या है, बट ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले करंट एसेट का बता रहा था, तो करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम बताया था, और सिर्फ हल्का सा मीनिंग बता दिया था। मैंने कहा था नेक्स्ट जब ये टॉपिक होगा तब हम उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। तो भाई ये अदर पेबल जो है ना, अब अदर पेबल किस बला का नाम है ये जरा समझो, कि अदर पेबल्स हम क्यों कहते हैं। तो भाई अदर पेबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्रूड एक्सपेंस और एक होता है प्रीपेड इनकम। अगेन यहाँ भी मैं सिर्फ आपको इसकी हल्की सी ओवरव्यू दे दूंगा, जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे तो तब मैं आपको इसमें ज्यादा डेप्थ में बता दूंगा। भाई अक्रूड एक्सपेंस का मतलब हो गया वो खर्चा आपने जो इस्तेमाल कर लिया है एट दैट अकाउंटिंग पीरियड, सही है, मगर आपने उसमें से कुछ कुछ चीज के पैसे पे ऑफ नहीं किए, मगर आपने उसकी सर्विसेज क्या की है, पहले से ले ली हैं। तो इसका मतलब जितना अकाउंटिंग ईयर में आपने लिया है वो एक्सपेंस बन जाएगा, जो बच गया जो देना बाकी था तो वो अदर पेबल्स यानी अक्रूड एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये आपका अदर पेबल ट्रीट होता है। इसी तरीके से प्रीपेड इनकम का मतलब हो गया आपने किसी से एडवांस में इनकम ले ली है, एडवांस में पैसे ले लिए हैं, मगर अभी तक आपको उसने उसको सर्विस या कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं किए, तो वो आपकी प्रीपेड इनकम होती है, वो भी अदर अदर करंट लाइबिलिटी में ट्रीट हो रही होती है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ करंट लाइबिलिटी गाइस। सर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है कौन सी भाई, नॉन करंट लाइबिलिटी। भाई नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल इसको आप लोग क्या कहते हो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म, सही है। फिर आप इसको लिख सकते हो विच आर नॉट पेड विद इन अ विद इन अ ईयर। वो क्या था जो एक साल में पे ऑफ हो जाए, ये क्या है भाई जो एक साल में पे ऑफ नहीं होती, जिसमें इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए क्या चीज, बैंक लोन। क्या है भाई, बैंक लोन। आप बैंक से क्या करते हो, कोई कर्जा लेते हो। अब बैंक से जब आपने कोई कर्जा लिया है, तो आप कर्जा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेते हो, घर लेने के लिए लेते हो, कोई हैवी मशीनरी बाय करने के लिए लेते हो। जाहिर सी बात है आप अगर अपने जाती पैसों से ये काम कर लोगे, तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। आपने कहा कि यार मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, मुझे एक मशीन मंगवानी है, 4 करोड़ रुपए की इंपोर्ट करवानी है, इंपोर्ट करवाने में अगर मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो मैं बहुत बहुत टाइट हो जाऊंगा, मेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो कि अप्रूवल डालते हो कि भाई मुझे लोन दे दो। लोन लेने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारी चीजें होती हैं, फिर आप आहिस्ते आहिस्ते जो है ना उसको क्या करते हो, रीपे करते रहते हो, तो वो क्या चीज कहलाता है, बैंक लोन कहलाता है। अब लोन जो है घर के लिए लिया जाता है, गाड़ियों के लिए लिया जाता है, आपके और बिजनेस के लिए लिया जाता है। तो वो लाइबिलिटी यानी वो लोन जो एक साल में रीपे नहीं करना होता, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, तो ऐसी लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं भाई।
तो सर अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली फॉर नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के भाई हम आपने देख लिया कि ए क्या होता है। ए मींस एसेट, एल मींस लाइबिलिटी। ये समझना, ये याद रखना, ये पढ़ना, ये अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज करना आपके लिए फर्ज है। इसी के बेसिस पे आप आगे आगे जो है मतलब समझ लो कि बिल्डिंग खड़ी हो रही है, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, फाउंडेशन खड़ी हो रही है। अगर फाउंडेशन ही अच्छी नहीं हुई, फाउंडेशन ही वीक हुई, बुनियाद ही वीक हुई, तो इसका मतलब फिर क्या होगा? बिल्डिंग जो है आप सोच लो किस तरह की बनेगी। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स और आईजीसीएसई वाले पढ़ के आते हैं, बट वो भी भूल जाते हैं। तो और इसका मतलब ये ए लेवल्स वाले तो बिल्कुल नए होते हैं, इस चीज से फेमिलियर ही नहीं होते। तो भाई ये लेक्चर उनके लिए है जिसको कहते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और आई कैन से दैट हेड्स ऑफ पिलर ऑफ अकाउंटिंग, जो ये एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड अकाउंटिंग का हेड, जिसको तुम लोग क्या कहते हो भाई? थर्ड अकाउंटिंग हेड्स को आप लोग क्या कहते हो? पिलर्स ऑफ, सॉरी, कैपिटल ऑफ, कैपिटल यानी हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, सही है। उसको आप क्या कहते हो भाई? आपका ये क्या कहलाएगा? पिलर्स कहलाएंगे। तो थर्ड पिलर इज लाइबिलिटी, के बाद आपके पास आ जाएगा अब ये कैपिटल होता क्या है। अब इस बात को देख लो यार। कैपिटल की अगर हम बात करते हैं ना, तो कैपिटल बेसिकली क्या होता है? देखो बच्चे जो है ना मिक्स कर देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि बेसिकली कैपिटल खुद कुछ भी नहीं है। कैपिटल क्या है? सुनो मेरी बात। रिसोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द ओनर। यानी कैपिटल क्या है भाई? रिसोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द ओनर। यानी आप क्या करते हो? रिसोर्स प्रोवाइड करते हो। कौन प्रोवाइड करता है भाई? ओनर प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं फिर एक बात बता दूं कि अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, रिसोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द ओनर। आप क्या कर रहे हो? रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हो। अब किसको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हो? बिजनेस को रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द ऑनर इन्वेस्टमेंट। मतलब ये आपकी ऑनर इन्वेस्टमेंट भी होती है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। आप एंड इज द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द ओनर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल के भाई कैपिटल क्या है? एक चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगी हुई। अब इन्वेस्टमेंट किया, उसका कैश लगा हुआ है, या उसने बैंक से पैसा निकाल के लगाया हुआ है, या उसने कोई गुड्स या इन्वेंट्री रखी हुई है, या उसके कोई बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। तो रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर, जब भी आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, जब आपको नया वेंचर स्टार्ट करना पड़ता है, कोई स्टार्टअप करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए। अब वो रिसोर्सेज आपके पास कहाँ से आएंगी, किस तरह आएंगी? फॉर एग्जाम्पल वो रिसोर्स होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो फॉर एग्जाम्पल वो रिसोर्स कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, वो रिसोर्स बैंक की फॉर्म में भी हो सकती है, वो रिसोर्स आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकती है, वो रिसोर्स आपकी प्रेमाइसेस की फॉर्म में भी हो सकती है। यानी लैंड, प्रेमाइसेस मींस लैंड को भी कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास असबाब नहीं है, सहूलत नहीं है, तो आप क्या कोई बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज आप जो ऑनर बिजनेस को प्रोवाइड करता है, ऑनर बिजनेस को देता है, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो दिस इज द थर्ड अकाउंटिंग हेड्स, और आई कैन से दैट दिस इज द थर्ड पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। सर इसके बाद यहाँ पर बात हो गई। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो हमने कहा कि यार जो फोर्थ पिलर है अकाउंटिंग का, जिसको आप लोग फोर हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हो, तो वो क्या हो गया? कैपिटल के बाद क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। आ जाओ जरा। अब ये एक्सपेंस क्या है, इसको देखते हैं जरा। अब एक्सपेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपके पास एक्सपेंस की डेफिनेशन की अगर बात कर रहा हूँ, तो प्लीज इस बात को मेक श्योर करिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक्सपेंस है क्या। भाई द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन को रन करने के लिए जो भी आप कॉस्ट लगाते हो, जो भी आप कॉस्ट इंकर करते हो, वो आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, सही है। अब मैंने कहा कि यार मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल था, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी, उससे मैंने क्या कर दिया? बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब जाहिर सी बात है, जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया उससे मैं जो 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 अमाउंट जनरेट करूंगा, यानी वो जो पैसा जनरेट करूंगा, उसको चलाने के लिए मुझे कोई ना कोई तो एक्सपेंस करना है ना। जैसे इन द फॉर्म ऑफ एडमिन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, तो बेसिकली एक्सपेंस क्या है? द कॉस्ट
of a business incurs in its efforts to generate revenue। भाई ये क्या हो गया, आपके पास एक तरह से क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ बिजनेस इनकर इन इट्स एफर्ट्स टू जनरेट रेवेन्यू, और आई कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस टू इनकर टू रन द बिजनेस ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू बेटा। अब सॉरी एक्सपेंसेस, अगर मैं एक्सपेंस की अगर बात कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल एक्सपेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मनी स्पेंड टू अक्वायर समथिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी चीज रन करने के लिए, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए जो भी आप पैसा लगाते हो, जो भी आप करते हो, वो आपके बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस स्टार्ट करना है या एक एकेडमी स्टार्ट करनी है, तो एकेडमी स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है उसमें सबसे पहले रेंट पे करना पड़ेगा, फिर एडमिन को सैलरी देनी पड़ेगी, दीज आर द एक्सपेंसेस। सही है बेटा। तो आपके पास अगर देखा जाए तो बहुत बहुत डिटेल में जा सकते हो, द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशन टू रन दियर बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए जो भी कॉस्ट होती है उसको आप क्या कहते हो, एक्सपेंसेस कहते हो। सही है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास जगह नहीं है, आपने कोई जगह ली है, रेंट पे कर रहे हो, आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो, आपने कोई इंश्योरेंस पे किया है, आप किसी को फॉर एग्जांपल कमीशन दे रहे हो, तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस बेटा। अच्छा, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके पास क्या हो गया, जिससे हम इनकम प्रोड्यूस करते हैं, डेफिनेटली यूटिलिटीज हो गए, वेजेस हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, इस बात को समझना होगा कि यार ये चीज आ गई। फिर उसके बाद आपके एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। सही है, उसको भी हम बाद में देखेंगे, चीजें करेंगे। सही है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, जब एक्सपेंस की बात कर रहे हो, तो आपके पास क्या हो गया, ये सारे क्या है, बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिक एक्सपेंस होते हैं, ये आपके पास एक्सपेंस हो गया। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एसेट्स मतलब योर जायदाद, योर बिलोंगिंग, लाइबिलिटी मीन्स उधार, कैपिटल मीन्स सरमाया यानी इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस मीन्स खर्चा, एंड द लास्ट वन इज जिसको आप लोग क्या कहते हो, अगर मैं बात कर रहा हूँ उसको लास्ट आपका क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू स्लैश इनकम। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बच्चा बोलता है कि रेवेन्यू में और आपके पास एक्सपेंस में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, तो आपको इस बात को थोड़ा समझना होगा कि बेसिकली ये है क्या। देखो बेटा, रेवेन्यू जो होता है ना, वो जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा जनरेट किया जाता है उसको क्या कहते हो, रेवेन्यू कहते हो। सही है। और इनकम क्या होता है आपके पास, ये भी बात समझ लो कि भाई रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर देता हूँ तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो इस बात को ध्यान से सुन लेना कि ये होता क्या है। अब रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो बिजनेस के प्राइम प्राइम ऑपरेशन से जो बिजनेस से पैसा कमाया जाता है वो आपके पास क्या है, रेवेन्यू। सही है। अब रेवेन्यू और जो इन रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूँ, इसके बाद जो मेरे पास जनरेट होता है वो मेरे पास क्या है, आपके पास वो आपके पास क्या होगा, इनकम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, इस बात को देखना, फॉर एग्जांपल जैसे अगर रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू इज द मनी a company generates before any expenses are subtracted। सही है। इट ओनली इंडिकेट्स हाउ इफेक्टिव अ कंपनी इज अ जनरेटिंग सेल्स। सही है। तो आपके पास इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अब जो जो रेवेन्यू होता है ना, तो जो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से हासिल किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स आपने कर दी, तो उससे आपको क्या हुआ है, एक मिनट रुकिएगा। आपने कोई गुड्स आपने सेल किए हैं तो वो आपका रेवेन्यू है। सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब इस तरह की जो चीजें हैं आपके पास, ये क्या है, आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। अब उसमें क्या आ गया,
जो आपके पास फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग के नाम पे आपने रेवेन्यू जनरेट किया होगा, या आपने फीस एंड सर्विस चार्जेस के नाम पे रेवेन्यू जनरेट किया होगा। सही है, तो ये आपका क्या है, रेवेन्यू कहलाता है। इसी तरीके से इनकम क्या होती है? इनकम का मतलब होता है, इनकम इज अर्निंग, सुनिएगा, इनकम इज अर्निंग लेफ्ट all expenses and non-revenue additional income are deducted from the business। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आई एम टोटली बिलोंग टू सर्विस इंडस्ट्री। अब जब सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जॉब करता हूँ, मैं उधर पढ़ाता हूँ। अब वहां पर जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं उधर का एम्प्लॉयर हूँ। अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट में मुझे क्या मिलती है, एक सैलरी मिलती है, और वो सैलरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, मेरी इनकम हो जाएगी। अगर लेट से कि मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अब लेट से कि मेरी अपनी एकेडमी है। अब मेरी एकेडमी में जो भी फीसेस बच्चा पे कर रहा है, जो भी फीसेस बच्चा दे रहा है, वो क्या है, रेवेन्यू है। अब उस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे, जैसे रेंट होगा, एडमिन सैलरी होगा, या इसके अलावा जो है यूटिलिटीज होंगे, या फॉर एग्जांपल फर्दर होंगे। अगर उसमें से मेरे पास कोई वैल्यू बच जाती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू बच जाती है, तो वो मेरी क्या है, इनकम यानी मेरा प्रॉफिट है। और अगर वो नेगेटिव वैल्यू बचती है, तो उसका मतलब वो मेरा लॉस है, यानी मेरा एक्सपेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोगों का काम सर्विसेज देकर कमाना होता है। सर्विसेज मींस फॉर एग्जांपल दे आर एजेंट, दे आर ब्रोकर्स जिसको आप कहते हैं, जो फ्लैट बेचते हैं, जो गाड़ी बेचते हैं, जो गोल्ड बेचते हैं, जो ऑयल बेचते हैं, जो कोई भी चीज करते हैं, तो बदले में अपनी सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज देने के बाद वो उनको हम क्या पे ऑफ करते हैं, कमीशन पे कर रहे हैं। तो हमने उनको जो पे किया है कमीशन, वो हमारे लिए एज अ एंटिटी, एज अ पर्सन, एज अ बिजनेस हमारे लिए एक्सपेंस है, और उनके लिए क्या हो जाती है, वो इनकम हो जाती है। इसी तरीके से बैंक में हम जब पैसा डिपॉजिट करवाते हैं या विड्रॉ करवाते हैं, उस पर तो कुछ नहीं होता, मगर एक बैंक में एक अकाउंट होता है जिसको सेविंग या डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। फॉर टाइम बिंग आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, फिर आप उसको क्या करते हो, कुछ टाइम तक विदड्रॉ नहीं करते हो, तो उस पर बैंक आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। और इंटरेस्ट आपके बिजनेस के लिए क्या होता है भाई, इनकम होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। दीज आर द 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें क्या हो गया, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अब इनको आपको क्या करना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। अगर आप इन चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, तो आप इसके बेस पे आप क्या करोगे, डबल एंट्री अकाउंटिंग कर सकते हो। डबल एंट्री की किस तरीके से डबल एंट्री पढ़ते हो, तो आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक था, उसमें क्या कर लिया हमने, हेड्स एंड पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया। वी हैव 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह एवरीवन।